सर अभी इसके बाद और कितने चैप्टर रहते हैं? इसके बाद 2 ही चैप्टर रह गए हैं, 13 और एक आखिरी लेक्चर है 15 और 17 मिक्स करके जो है ना बनाया हुआ है। और सर ये जो चैप्टर 8 है ये हमने मतलब सर आपने पढ़ाया था ये वाला हार्डवेयर कनेक्शन का? हाँ, ये आपको पढ़ाया ना पूरा। सर हमारे पास इसकी स्लाइड तो नहीं है, हमारे पास 7 की हैं और 9 की हैं उसके बाद। इसकी स्लाइड्स नहीं है आपके पास? ये है तो सही। अच्छा, ये ए वाले, डी का देखना पड़ेगा। फाइल्स, माइक्रोप्रोसेस। हाँ, चैप्टर 8 आपका वाकई मेरे ख्याल रह गया। चलो उसको इधर ही अपलोड कर दो। सर एक दफ़ा सर स्लाइड्स भी दिखा दें, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हमने कोई चैप्टर 8 देखा था। ये लो, अपलोड कर दिया, अब आराम से देख लेना। ये आपको याद आ जाएगा। ये हार्डवेयर कनेक्शन वाला चैप्टर है ना, छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने प्रोग्रामर के कनेक्शन देखे। और सर ये एक आखिरी क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जो भी क्विज होगा सर वो 6, 7 और 9 में से है चैप्टर? 6, 7 और 9। ठीक है सर। 6, सर 7, 9। फ्राइडे को होगा? नहीं नहीं, ये थर्सडे को। थर्सडे को, जैसे पिछली थर्सडे को हुआ था ना, उसी टाइम पे होगा एमसीक्यू, उसी तरीके से होगा एलएमएस। दूसरा, मैंने आपकी दूसरी पहली असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स भी अपलोड कर दिए हैं, मेरे ख्याल आप लोग देख चुके होंगे। सर जी सर, वो मेरी असाइनमेंट मैंने आपको भेजी थी, मैंने पहले कंप्रेस में भेज दी थी, आपने कहा था दोबारा भेज दो, तो शायद आपने चेक नहीं अब किया अभी क्या तक। नाम? अब्दुल रहमान फैसल। अच्छा, आपके अभी उसमें मार्क्स नहीं लगे? नहीं लगा। फिर आप जो है ना मुझे एलएमएस के ऊपर भी एक मैसेज कर दें, सॉरी टीम्स के ऊपर। ठीक है, टीम अगर से ऊपर इस, आपको वर्ड फाइल भेज देता हूँ। हाँ टीम्स पे भेज दें दोबारा। ठीक है। और अगर सी आर इधर बैठा हुआ है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को बता दे, अभी भी टाइम है असाइनमेंट देने का अगले हफ्ते तक। लेट सबमिशन के मार्क्स लग जाएंगे, कटेंगे लेकिन लग जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने नहीं दी वो अभी भी जमा करा सकते हैं। चलें आज सर का आपने लेक्चर वो शुरू चैप्टर करते हैं। नंबर 11 और वो चैप्टर नंबर 14 और 12 नहीं कराना हमें? वो एक्सक्लूडेड चैप्टर, है? नहीं चैप्टर 13 तो करना है हमने। नहीं, 12 और 14। नहीं, ये नहीं करना। अच्छा। ये आपका आउटलाइन दी हुई है ना, आउटलाइन में जो है वही हमने करने हैं, कोर्स आउटलाइन दी हुई है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज द इंटरप्ट प्रोग्रामिंग इन असेंबली एंड सी लैंग्वेज। और ये चैप्टर 11 है आपकी बुक का। और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइंस, मुझे तो क्योंकि 10-12 साल एक्सपीरियंस हो गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर में काम करते हुए, ये जो इंटरप्ट्स की हैंडलिंग है ना, ये सबसे टफ होती है जब आप कोई एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो। और माइक्रो कंट्रोलर के तो फिर भी बहुत ईजी है। अगर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी आपको हैंडल करने पड़ जाए ना इंटरप्ट्स, तो वो काफ़ी टेढ़े हैं और इसमें एरर का चांस भी बहुत होता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि कोई भी सिस्टम इनके बगैर शायद ही आपको मिले जो काम कर रहा है। अब जैसे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे आपका इंटरनेट है, ये माउस कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें इंटरप्ट बेस्ड हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम इंटरप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे।
कि ये है क्या चीज़। और वैसे तो आप मेरे ख्याल पूरे कोर्सेज पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग और ये डाटा स्ट्रक्चर वगैरह। उसके अंदर भी आपने देखा होगा, आपने माइक्रो ये जो विंडोज़ हैं इसके इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके सैम्पल कोड्स देखेंगे सी में भी। और सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरा इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। कहते हैं there are two methods that exist by which peripherals receive service from the microcontroller. The first method is pulling and the second method is interrupt. सर आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है। आवाज रुक रही है मेरी? स्पीड तो पूरी आ रही है। चलो वाईफाई भी लगा लेते हैं। अच्छा, ये कहते हैं there are two methods that exist by which peripheral receive service from the microcontroller. The first method is polling and the second method is interrupts. ठीक है, अब ये जो आपके पेरिफेरल्स है ना, इसमें पोर्ट्स, टाइमर, सीरियल पोर्ट, एडीसी सारे पेरिफेरल्स इंक्लूडेड है। और इनमें से कुछ की तो आप अभी प्रोग्रामिंग भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइमर्स यूज़ किए थे, और टाइमर को आपने किस तरह यूज़ किया था, उसका जो ओवरफ्लो फ्लैग है, जब टाइमर काउंटिंग कंप्लीट कर लेता है तो ओवरफ्लो फ्लैग, जिसका नाम आपने इंटरप्ट फ्लैग IF रखा है, वो हाई होके बताता है कि काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप उसको चेक कैसे करते हैं? आप उसको एक कंटिन्यूअस वाइल लूप के अंदर या असेंबली में जिस तरह भी ब्रांचिंग है उसके थ्रू कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो कब बंद होगा। इस मेथड को कहते हैं पोलिंग बेस्ड, यानी आप इंटरप्ट फ्लैग के सिग्नल को पोल कर रहे हैं। टाइमर के केस में वो ओवरफ्लो फ्लैग है, सीरियल पोर्ट के ट्रांसमीटर के केस में वो ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है। जब भी कोई डाटा आपने ट्रांसमिट करना और बफर एम्प्टी है तो वन होके बताता है कि आप नया बाइट इसमें कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह सीरियल पोर्ट का रिसीवर का इंटरप्ट फ्लैग है, जब भी उसके बफर में कोई डाटा आ चुका होता है तो फ्लैग वन होके बताता है कि डाटा आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप उसको मॉनिटर कैसे करते हैं? एक कंटिन्यूअस लूप के अंदर। इसको कहते हैं पोलिंग बेस्ड मेथड। अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा अच्छा, अब जो हम प्रोग्रामिंग देखने लगे, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सिग्नल को बार बार चेक करने की या किसी लूप में मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जब ये सिग्नल हाई होगा, कोई भी इंटरप्ट फ्लैग, तो माइक्रो कंट्रोलर को इंटरनली खुद ही पता लग जाएगा कि इंटरप्ट फ्लैग वन हो चुका है, और वो अपने मेन प्रोग्राम से एक और लोकेशन पे जंप कर जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं इंटरप्ट बेस्ड मेथड। ठीक है, ये इसी तरह है कि आपने किसी बंदे को सर्विस देनी है, एक तरीका ये है कि आप दरवाज़ा खोल के बार बार चेक करें बंदा आया कि नहीं। क्यों जैन? यानी आप किसी बंदे का इतना शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार ये हर मिनट बाद खोल के चेक कर रहे हैं कि बंदा आया कि नहीं। इसको कहते हैं पोलिंग बेस्ड मेथड। जैन, वैसे ये काम तुमने किया है कभी? सर क्या काम? दरवाज़ा खोल के बार बार चेक करना कोई बंदा आया कि नहीं। नहीं सर, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी? अच्छा, पढ़ाई से फुर्सत मिलेगी तो कभी ज़रूरत पड़ेगी। चलो खैर, इसको हम कहते हैं पोलिंग बेस्ड मेथड। यानी आप बार बार चेक कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये सिग्नल है, और फिजिकल वर्ल्ड की मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आप किसी बंदे का वेट कर रहे हैं और दरवाज़ा खोल के हर मिनट बाद चेक कर रहे हैं वो आया कि नहीं। ठीक है, इंटरप्ट बेस्ड मेथड क्या है? बंदा आएगा, सीधा धड़ाम से दरवाज़ा खोल के अंदर। माइक्रो कंट्रोलर का भी यही केस है, सिग्नल आएगा, माइक्रो कंट्रोलर के आपने इंटरप्ट अनेबल किए हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर अपना मेन प्रोग्राम छोड़ के सीधा एक जगह पे जंप कर जाएगा। इसको कहते हैं इंटरप्ट बेस्ड मेथड।
ठीक है। और ये इंटरप्ट कहाँ से आएंगे? ये आपके जो टाइमर्स के पेरिफेरल हैं, सीरियल पोर्ट के, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एडीसी जो हमने आगे जाके देखना है, फिर पल्स विड मॉड्यूलेटर है, तो इंटरप्ट किसी पेरिफेरल से भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो गया होगा इंटरप्ट की क्या है। अब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में देखें ना, आपने कोई की प्रेस करनी है, ठीक है, और आप इसका सॉफ्टवेयर लिखने बैठे, तो क्या आप हर वक्त की को चेक कर रहे होंगे ये कब प्रेस हुई है? अब ये आपके कीबोर्ड पे कोई 100 कीज हैं, ठीक है, इसमें पूरा एक स्कैन होता है जो इंटरनली कीबोर्ड खुद करता रहता है, जो की प्रेस होती है उसका कोड आगे भेजता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो कंट्रोलर से कीबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या आप उसकी की को हर वक्त चेक करेंगे कब प्रेस हुई है? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हाँ जी, दूसरा तरीका इंटरप्ट बेस्ड है। यानी जब कोई की प्रेस होती है तो पेरिफेरल खुद माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट करे, अपना वो काम रोक दे और इसको सर्विस देना शुरू कर दे। और सर्विस क्या चीज़ है? इनफैक्ट आपने कोई डिसीजन लेना होगा, टाइमर के केस में वो डिसीजन क्या, आपने कोई बिट टॉगल करनी है और टाइमर को रीलोड करना है। सीरियल पोर्ट के केस में वो सर्विस क्या है कि आपने उसका जो डाटा रिसीव हो चुका है उसको मेमोरी में कॉपी करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंटरप्ट बेस्ड मेथड। तो ये इस इंटरप्ट बेस्ड मेथड से आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा एक उसमें मेजर चेंज आता है, सॉफ्टवेयर लिखने का तरीका ही चेंज हो जाता है। ये हम आगे पहली एग्जांपल में इंशाल्लाह देखेंगे। तो पोलिंग बेस्ड मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये स्टेप्स के अंदर भी तो लिख दी है। कहते हैं द माइक्रो कंट्रोलर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ ए गिवन पेरिफेरल। When the status condition is met, it performs the service. Then it moves on to to monitor the next peripheral until each one is serviced. And what are the disadvantages? Disadvantage इसका यही है कि इसको हर पेरिफेरल को मॉनिटर करना पड़ता है कि कब वो सर्विस मांग रहे। और अगर आपने मल्टीपल पेरिफेरल यूज़ करने हैं वो आप कर ही नहीं सकते। उसको करने का एक ही तरीका है कि पहले पेरिफेरल को सर्विस दें, फिर दूसरे पे जाएं, ठीक है, पहले को डिसेबल कर दें, दूसरे पे जाएं, फिर उसको चेक करें। तो ये जिसका तरीका है। लेकिन अगर हम इंटरप्ट बेस्ड मेथड पे आ जाए तो उसमें क्या होता है? whenever a peripheral needs the microcontroller service, it notifies by sending an interrupt signal. The microcontroller stops whatever it is doing and serves the peripheral, and it executes the interrupt service routine. तो ये इंटरप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि when the peripheral needs the service by the microcontroller, it notifies by sending an interrupt signal. और इसका अगला स्टेप क्या है? माइक्रो कंट्रोलर विल स्टॉप वट एवर इट इज डूइंग एंड इट विल सर्व द पेरिफेरल। तो ये वही एग्जांपल बन जाती है जो मैंने आपको बताई है कि किसी बंदे को आपने सर्विस देनी है। एक तो ये आप दरवाज़ा बार बार खोल के चेक करें वो आया कि नहीं, दूसरा कि वो आके खुद आपको नोटिफाई करे कि बंदा आ चुका है। ये फ़र्क है पोलिंग बेस्ड में और इंटरप्ट बेस्ड में। आगे अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये क्या चीज़ें होती हैं? कहता है ISR इज ए कोड टू परफॉर्म सम टास्क इन रिस्पॉन्स टू द इंटरप्ट। फॉर एग्जांपल टाइमर के केस में आपने बिट टॉगल करनी है, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, या आप सीरियल पोर्ट के केस में क्या होगा, डाटा को कॉपी करना है मेमोरी में या ट्रांसमिट बफर में कॉपी करना है। ये सारे सर्विस रूटीन में। आगे कहते हैं when an interrupt is invoked, the microcontroller runs the interrupt service routine. The group of memory locations used to hold the addresses of the ISR is called the interrupt vector table. ये एक important term है interrupt vector table। कि ISR का जो starting address है वो किस जगह पे होगा? वो इन memory locations में होगा जिनको हम कहते हैं IVT, interrupt vector table। कोई सवाल इसमें किसी को? सर हाँ जी। सर जिस तरह कंप्यूटर में जो इंटरप्ट होते हैं उनमें से प्रायोरिटी का भी एक होता है
कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं किसको, अगर मल्टीपल इंटरप्ट आ जाए तो सर माइक्रो कंट्रोलर में इस तरह कुछ होता है? बिल्कुल होता है, ये तो अभी आगे यही स्लाइड आने वाली है। अच्छा, ये जो पिक 18 है ना, इसका इंटरप्ट कंट्रोलर जरा वीक सा है, बस दो ही प्रायोरिटीज हैं, हाई और लो। लेकिन अगर आप पिक 24 पे काम करें उसमें तो आप हर पेरिफेरल की इंटर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि आपने किसको टॉप पे सर्विस देनी है। लेकिन इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं कि आपने पहले किसको सर्विस देनी है, वो हम कोड के अंदर देखेंगे। अब ये वही सवाल जो अभी किया था इंटरप्ट वेक्टर टेबल वाला, नहीं प्रायोरिटी वाला, ये आगे स्लाइड आ गई है। टेबल 11.1 है आपकी बुक में, जिसके अंदर इसने आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जितने भी इंटरप्ट एग्जिस्ट करते हैं उनका एड्रेस दिया हुआ है। कहता है जब आप माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं बाय प्रेसिंग द रीसेट स्विच, तो क्या होगा, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ इंटरप्ट। माइक्रो कंट्रोलर फौरन 0 लोकेशन पे जंप कर जाता है। और अगर आप हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट यूज कर रहे हैं पेरिफेरल्स के लिए, तो जब भी किसी पेरिफेरल का इंटरप्ट हाई होता है आप हमेशा इस लोकेशन पे जंप करेंगे 0008 पे। और अगर आप लो प्रायोरिटी इंटरप्ट यूज कर रहे हैं तो ये इस लोकेशन पे जंप करेगा 0018 पे। हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट का हम कोई कोड नहीं देखेंगे, चीजें से फिलहाल सिंपल रखने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास स्टेप्स हैं जब भी इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। कहते हैं व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स द माइक्रो कंट्रोलर सेव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक। तो मेन सॉफ्टवेयर जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा था माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर का अपनी रूटीन में, पीछे से किसी पेरिफेरल ने सर्विस मांगी है, तो क्या होगा कि वो अगली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो स्टैक के अंदर डाल देगा। The second step is it will jump to the IVT that store the address of the ISR. IVT वही है जो आपको इधर दिखाया है, हमारे केस में इस वेक्टर का एड्रेस है 0008, ये इस पे जंप कर देगा। Then it jumps to ISR pointed by the IVT. IVT के अंदर आप जंप करेंगे किसी और सब रूटीन पे जो आप इसमें go to की इंस्ट्रक्शन पे लिखेंगे, और उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी और वहां से आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न टू द ओरिजिनल प्रोग्राम लोकेशन स्टोर्ड इन द स्टैक बाय द RETIFIE इंस्ट्रक्शन। तो जब आपने इंटरप्ट से रिटर्न करना है ना, तो आखिर में ये इंस्ट्रक्शन डालनी है RETFI। इसका फंक्शन भी अभी हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास पिक 18 में सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट क्या हैं। ये आपका क्योंकि छोटा सा सिस्टम है, इंटेल का प्रोसेसर तो बहुत बड़ा सिस्टम है ना, इसके अंदर तो सैकड़ों पेरिफेरल्स हैं जहाँ से इंटरप्ट आ सकता है। पिक 18 के अंदर ये चंद सोर्सेज हैं इंटरप्ट के। टाइमर्स हैं हमारे पास चारों, और आपको पता है इसका इंटरप्ट फ्लैग कौन सा है, ओवरफ्लो फ्लैग। जब भी टाइमर काउंटिंग कंप्लीट कर लेता है ओवरफ्लो फ्लैग बंद होके बताता है कि काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास 3 एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन पिन्स पे कोई सिग्नल दे रहे हैं एक्सटर्नली, तो उनको भी ये इंटरप्ट कंसिडर करेगा। इसके अलावा कहते हैं कि सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट्स, ये भी हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर चुके हैं। ट्रांसमीटर का TXIF फ्लैग और रिसीवर का RXIF फ्लैग, इनके फंक्शन आप अच्छी तरह देख चुके हैं क्या थे। ट्रांसमीटर फ्लैग कब बंद होता है, जब उसका बफर एम्प्टी है, यानी इट इज़ रेडी टू टेक द नेक्स्ट बाइट टू ट्रांसमिट। इसी तरह रिसीवर का इंटरप्ट फ्लैग कब बंद होता है, व्हेन द डाटा इज रेडी टू रीड इन द रिसीवर बफर। ठीक है, तो ये इनके इंटरप्ट्स के काम है। इसके अलावा पोर्ट भी चेंज इंटरप्ट, अगर आप इस पोर्ट पे कोई सिग्नल कनेक्ट कर दें 8 बिट का, तो जब भी उसमें कोई चेंज आएगी माइक्रो कंट्रोलर को खुद ही पता लग जाएगा कि सिग्नल चेंज हो चुका है। ADC, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसके इंटरप्ट प्रोग्रामिंग भी करेंगे। और आखिर में पल्स विड मॉड्यूलेटर,
ये भी इंटरप्ट यूज करता है। इसकी प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह आखिरी चैप्टर में देखेंगे। आगे हम इंटरप्ट की फ्लो डायग्राम देखते हैं क्या है। ये फिगर 11.2 है आपकी बुक की। इसमें हमने राइट साइड पे देखना है, इसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल जा रहा है। इट इज अ सिंगल सिग्नल, ठीक है। और ये इंटरप्ट सिग्नल पे पल्स कहाँ से आ रही है? पेरिफेरल से, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पेरिफेरल्स के दो ग्रुप्स बने हुए हैं। दिस इज द ग्रुप 1 जिसके अंदर टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग है और एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग्स हैं। फिर ये ग्रुप 2 है, इसमें टाइमर 1, टाइमर 2, बाकी सारे पेरिफेरल, सीरियल पोर्ट और अदर पेरिफेरल सबके इंटरप्ट फ्लैग है। तो ये जो इंटरप्ट्स का फ्लो है ये किस तरह होगा कि जब आप माइक्रो कंट्रोलर का ग्लोबल इंटरप्ट फ्लैग 1 करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। अभी तक इसलिए इंटरप्ट हमने यूज नहीं किए। जब आप इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, किसी भी पेरिफेरल का इंटरप्ट सिग्नल जो पल्स की फॉर्म में इस तरह आएगा वो माइक्रो कंट्रोलर को चला जाएगा आगे। और अगर आप चाहते हैं ये दूसरा ग्रुप जो है ये भी इनेबल हो जाए, इसका अपने इंटरप्ट भी आगे भेजना है, तो आप ये वाली बिट जो है PEIE इसको 1 करेंगे। अब इन पेरिफेरल का सिग्नल्स भी आगे जा सकता है, कोई भी इंटरप्ट सिग्नल अगर आता है। तो ये इसका एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है इंटरप्ट्स का कि ये लॉजिकली आगे कैसे ट्रांसमिट होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये GIE क्या है? ये एक बिट है SFR के अंदर जिसको आप 1 या 0 कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल। इस बिट को आप 1 करेंगे तो सारे इंटरप्ट एनेबल होंगे। बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है। अभी तक आपने जितनी प्रोग्रामिंग की है उसमें इंटरप्ट सारे डिसेबल्ड थे क्योंकि ये बिट 0 थी। अब आप इसको 1 करेंगे तब आप इंटरप्ट यूज कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? मजीद आगे चलते हैं। कहते हैं बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड। INT control register bit 7 GIE must be set high to enable the interrupts. Interrupt enable bit of each peripheral must be also set high. For example, timer 0 interrupt enable bit. ये bit हमने आगे देखनी है क्या चीज़ है। For some peripherals, PEIE bit must be enabled along with the GIE bit. अच्छा, ये अब आपकी जो इंडिविजुअल पेरिफेरल की बिट है ना, ये डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये फिगर 11.5 है। अब ये एक डिटेल डायग्राम है इंटरप्ट्स की। अब इस डायग्राम में इसने 3 पेरिफेरल शो किए हैं, टाइमर 0, ये टाइमर 1, टाइमर 2 है, ठीक है। और टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग तो ये वही फ्लैग है जो आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जब भी इंटरप्ट एनेबल होगा, टाइमर ओवरफ्लो कर देगा, ये इंटरप्ट फ्लैग 1 हो जाएगा इस तरह। लेकिन ये आगे नहीं जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को। वजह क्या है कि आपने टाइमर की इंडिविजुअल इंटरप्ट एनेबल बिट अभी तक 1 नहीं की। तो जब आप इसको 1 करेंगे इज इक्वल टू 1, तो ये इंटरप्ट आगे जाएगा इस और गेट पे, लेकिन ये इधर आगे रुक जाएगा। वजह क्या है कि ग्लोबल इंटरप्ट फ्लैग आपने अभी 0 रखा हुआ है। तो जब आप इसको भी 1 रखेंगे तब ये यहाँ से आगे माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर अब जंप करेगा एड्रेस लोकेशन 0008 के ऊपर। इसी तरह अगर आपने साइमल्टेनियसली बाकी टाइमर्स के इंटरप्ट भी यूज करने हैं तो आप उनके इंटरप्ट एनेबल सिग्नल को 1 करेंगे। ये अब जब भी इनका इंटरप्ट सिग्नल आएगा इस तरीके से, ये इस और गेट के थ्रू इधर आएगा और इस बिट को भी आपने 1 सेट करना है, तब ये आगे पास होगा इधर से माइक्रो कंट्रोलर को। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन करें? सही, ये जो GIE है वो इस पेरिफेरल के बगैर इनेबल नहीं हो सकता क्या? सॉरी, रिपीट करें, आवाज कम थी आपकी। मैं ये पूछ रही हूँ जो आपने जो GIE लिखा हुआ है हाँ, ये पेरिफेरल वाले इनेबल के बगैर इनेबल नहीं हो सकता? हो जाएगा।
अगर आपने सिर्फ इसको 1 किया ना, फिर आप सिर्फ इस टाइमर के इंटरप्ट यूज कर सकते हैं, टाइमर 0 के, इसके नहीं यूज कर सकते। अगर आपने इन दोनों को 1 किया हुआ है, तब आप टाइमर 1 2 के इंटरप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। और कोई सवाल? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है इंटरप्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको देख के कोई सवाल जहन में आता करें। आपको मैंने स्लाइड्स भी दी हुई हैं, आगे पीछे करके उसको समझने की कोशिश। आगे चले। हमारी अभी आगे हमने प्रोग्रामिंग टाइमर इंटरप्ट, टाइमर के इंटरप्ट देखते हैं। ये टेबल 11.2 के अंदर इसने बताया कि कौन से टाइमर की जो इंटरप्ट इनेबल बिट है वो किस register। अब टाइमर 0 का जो इंटरप्ट फ्लैग इंटरप्ट। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ये बीच में थोड़ी इंटरप्शन आ जाती है, फिर खुद ही क्लियर हो जाती है। इसके बाद टाइमर 1 जो है, इसका इंटरप्ट फ्लैग जो है ये बिट पड़ी हुई है PIR1 रजिस्टर में, और इसकी जो इंटरप्ट एनेबल बिट है ये पड़ी हुई है PIE रजिस्टर में। ठीक है, तो इधर ये दिखाने का मकसद ये कि आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि फ्लैग बिट क्या है और एनेबल बिट क्या है। वो मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया क्या है। एनेबल बिट का मतलब है कि इंटरप्ट को, इस पेरिफेरल का इंटरप्ट एनेबल हो चुका है। और फ्लैग बिट क्या है? ये एक्चुअल फ्लैग है जो हाई होके बताएगा कि इस पेरिफेरल को सर्विस रिक्वायर्ड है। अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। अब हम इसके पहली एग्जांपल पे आने लगे हैं। आज का लेक्चर इंशाल्लाह बस इस एग्जांपल पे ख़त्म करना है। तो ये आप PDF फाइल भी खोल ले, ये कोड काफ़ी लंबा है, कई स्लाइड्स पे फैला हुआ। तो एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है, कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस टाइमर 0 टू जनरेट अ स्क्वायर वेव ऑन पोर्ट B bit 5 while at the same time data is being transferred from port C to port D। तो इसने अब दो काम करने हैं। एक तो मेन रूटीन काम है कि इसने ये डाटा कॉपी करना है, दूसरा ये कभी कभी किसने इस सर्विस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये इसका एक कॉन्टिन्यूस टास्क है जो परफॉर्म करेगा, और ये एक इंटरप्ट बेस्ड टास्क है जो एग्जीक्यूट करेगा जब भी टाइमर का ओवरफ्लो फ्लैग बंद होगा, ये पोर्ट की बिट को टॉगल कर देगा। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया क्या? कि अब माइक्रो कंट्रोलर जो है मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, प्रोग्राम अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ORG 0, प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेस 0 से। और इसके बाद आपने क्या किया, गो टू मेन, ये डालना इधर जरूरी है। यहाँ से आप सीधा मेन पे जंप करेंगे। यहाँ पर आप मेन का कोड नहीं लिख सकते। अगर आप इंटरप्ट यूज कर रहे हैं तो ये पॉइंट नोट कर रहे हैं कि 0 के बाद आप कोड नहीं लिख सकते, तो जंप डालनी पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि इसके बाद इंटरप्ट वेक्टर टेबल शुरू हो जाता है, ये वाला। तो यहाँ से ये मेन पे जंप कर जाएगा, हम भी उधर ही जंप कर सकते हैं, फिर इस कोड पे दोबारा वापस आएंगे। तो मेन का प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है 100H, प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेस 100 है। यहाँ पे मेन का आपने लेबल दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि मेन फंक्शन में ये क्या काम कर रहा है। पहला काम जो इसने किया है कि बिट 5 को आउटपुट बना दिया पोर्ट B की। फिर इसने पूरी पोर्ट D को आउटपुट डिफाइन किया, पोर्ट C को इनपुट डिफाइन किया, टाइमर 0 को कन्फिगर किया, 16 बिट मोड में कन्फिगर किया, प्री स्केलर डिसेबल कर दिया, इंटरनल क्लॉक यूज किया। आगे ये 4 इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये टाइमर को इनिशियलाइज करवा रहा है। इसने टाइमर को इन वैल्यूज के साथ लोड कर दिया।
इनफैक्ट ये इससे स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा है। ये कैलकुलेशन सारी आपको मैंने चैप्टर 9 में बताई थी। आगे जो है ये टाइमर के इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर रहा है। ये नॉर्मल रूटीन काम है जो हम पहले भी करते रहे। यहाँ पे ये टाइमर को ऑन कर रहा है, स्टार्टिंग द टाइमर। अच्छा, ये जो दो इंस्ट्रक्शन है ये नहीं है, यहाँ से इंटरप्ट का काम शुरू होगा। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, इट विल एनेबल द टाइमर 0 इंटरप्ट। आपने इसकी इंटरप्ट एनेबल फ्लैग को 1 कर दिया PSF। उसके बाद आखिर में आपने ग्लोबल इंटरप्ट फ्लैग को 1 कर दिया, एनेबल इंटरप्ट ग्लोबली। ये काम सबसे आखिर में करना होता है, ठीक है। तो इन दो बिट्स को 1 करने का क्या मतलब है, ये इंटरप्ट जो है टाइमर 0 का, आपने इसको 1 किया है, इसको 1 किया है। अब जब भी ये ओवरफ्लो फ्लैग हाई होगा तो ये इंटरप्ट आगे इधर से माइक्रो कंट्रोलर को चला जाएगा। अब मजीद आगे चलते हैं, मेन का कोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है। आगे हमारे पास मेन के रूटीन के अंदर एक इनफाइनाइट लूप है जिसके अंदर हम पोर्ट C का डाटा पोर्ट D पे कॉपी कर रहे हैं, और ये मेन के अंदर इनफाइनाइट लूप चली जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो मेन प्रोग्राम है ना वो इस इनफाइनाइट लूप पे आके रुक जाएगा और इस लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब इधर से अगला सवाल ये होना चाहिए कि टाइमर का जब इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा तो क्या होगा। अब हम उस पर आते हैं। अब जब भी आपका इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा, इन दोनों में से कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस इंस्ट्रक्शन पे हैं, ये वाली, और इंटरप्ट फ्लैग 1 हो जाता है तो क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर किस लोकेशन पे जंप करेगा, 0x08। वो ये वाली लोकेशन है, ORG0 है। इस पे माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली जंप करेगा क्योंकि ये हमने एड्रेस इसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये एड्रेस फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। माइक्रो कंट्रोलर का जब भी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आएगा वो हमेशा इसी पे जंप करेगा। अच्छा, इस पे जंप करने के बाद क्या होगा कि ये कंफर्म करेगा कि वाकई इंटरप्ट फ्लैग 1 हुआ है कि नहीं। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ कंफर्म कर रहा है। अगर टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग वाकई 1 हुआ है तो ये आगे जाएगा, वरना ये इधर से रिटर्न कर जाएगा मेन के अंदर। अब हम एज्यूम करते हैं कि इंटरप्ट फ्लैग वाकई 1 हुआ है, तो ये जंप करेगा T0 ISR पे, गो टू T0 ISR। हम भी इस पे जंप कर जाते हैं आगे। आगे आप जंप करके आ जाएंगे इस सब रूटीन पे। इसका एड्रेस है 200H, ठीक है। इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, ये आपके इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। इसके अंदर हमने टाइमर को री इनिशियलाइज किया, दोनों रजिस्टर को ये वैल्यू दे दी है। फिर आपने पोर्ट की बिट को टॉगल किया स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए। आखिर में आपने इंटरप्ट फ्लैग को दोबारा क्लियर किया ताकि ये काउंटिंग स्टार्ट कर दे, और यहाँ से आप वापस आ गए मेन के अंदर रिटर्न FIE इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। ये जब एग्जीक्यूट होगी आप मेन में वापस आ जाएंगे इस जगह पे। तो ये आपके कोड की एग्जीक्यूशन का फ्लो है जो एक्सप्लेन किया। इसमें कोई सवाल करें। आज का लेक्चर हम इसी एग्जांपल पे ख़त्म करेंगे। आगे 2-3 एग्जांपल्स और हैं जो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फ्राइडे वाले। सर हाँ जी, सर इसमें जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन थी उधर स्क्वायर वेव जनरेट करवानी थी, इसमें से जो टास्क था। हाँ जी, ठीक है सर। सवाल की क्वेश्चन क्या आपका? नहीं सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें जो स्क्वायर वेव जनरेट करनी थी ये इस मेन कोड में करनी थी कि उसमें ISR में करनी थी? ISR में। ये इसके अंदर आप बिट को टॉगल कर रहे हैं।
इस सारे कोड को लिखने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, ये बताएं। स्क्वायर वेव तो आप टाइमर से पहले भी जनरेट कर रहे थे। अगर मैं आपको उसका कोड खोल के दिखाऊं, ये देखें, ये आप इसमें स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं और यहाँ भी, लेकिन फर्क क्या है, आपको फायदा क्या है? आप नोट करें कि ये जो मॉनिटरिंग लूप है ना, इंटरप्ट फ्लैग को मॉनिटर करने का, ये अब खत्म हो गया। इंटरप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, अब आपको इस फ्लैग को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रो कंट्रोलर का मेन फंक्शन यही है कि वो पोर्ट सी का डाटा डी में कॉपी कर रहा है, लेकिन जब टाइमर ओवरफ्लो करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस कोड पे जंप करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके वापस इधर आ जाएगा। और कोई सवाल इसमें? सर ये काम हम सी में भी कर सकते हैं? हाँ जी, सी का कोड इस स्लाइड के एंड पे दिया होगा, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। और कोई सवाल इसमें? तो सर